एग्जाम हॉल के बाहर एसी में बैठ के एक टीचर के लिए पेपर सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है, और वो भी तब जब आप 10 साल से एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हो, तो कुछ चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं। इसलिए उस बायस को साइड में रखते हुए मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा कि पेपर मुश्किल था या आसान था। वो एस्पिरेंट्स के ऊपर है डिसाइड करना, और यूपीएससी की कट ऑफ पे। पॉलिटी सब्जेक्ट में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछे और उनका क्या सोल्यूशन है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, क्या क्वेश्चंस हैं और उनकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, मुझसे जुड़े रहने के लिए वो जरूर ज्वाइन करेंगे। आने वाले समय में और भी जीएस पेपर 2 और साथ में पॉलिटी सीसैट और आईआर के जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यूट्यूब पे ही। सबसे पहला क्वेश्चन था कि पंचायत के बारे में हमें 3 कथन दिए हुए और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें वो बताना है। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है कहीं पे, तो वहां पे इंटरमीडिएट पंचायत नहीं होगी, जैसे नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है। तो इंटरमीडिएट पंचायत जो होती है वो हर जगह कंपलसरी नहीं है। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत, अ पर्सन शुड अटेन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल की उम्र होनी चाहिए, गलत है भी। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तीनों लेवल्स ऑफ पंचायत के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 21 ईयर्स, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। द चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो आपको देख के समझ आ रहा है कि गलत है, कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो गवर्नर बनाते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन कैसा रहेगा उसको एनालाइज करता है। हमसे गलत स्टेटमेंट पूछे, तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, टोटल लगभग 14 क्वेश्चन थे पॉलिटी में जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहां पे हमें सही कथन बताना है, सही ऑप्शन बताना है। लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स बट टू नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स आउटसाइड इंडिया, स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 पढ़े, तो वहां पे क्लियरली दिया हुआ है कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट जो है इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स हैं और इंडिया के बाहर जो सिविल सर्वेंट्स हैं दोनों पे लगेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इससे ऑप्शन सी एलिमिनेट हो सकता है। द चेयरपर्सन अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है, चेयरपर्सन अ मेंबर स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होने चाहिए, और अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, यहां तक तो बिल्कुल सही है। एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बिकम द चेयरपर्सन, ये स्टेटमेंट गलत हो गई यहां से। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट कहता है कि जो लोकपाल और के चेयरपर्सन होते हैं वो या तो सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, या फिर एनी अदर एमिनेंट पर्सन। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। थर्ड, द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग द ऑफिस, सही स्टेटमेंट है। एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि मिनिमम एज लिमिट लोकपाल और लोकायुक्ता की 45 ईयर्स होनी चाहिए, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते, गलत है स्टेटमेंट। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपके रेफरेंस के लिए, इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इन रेलेवेंट सेक्शंस को रेफर कर सकते हैं। अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी 3 मेजर जजमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है उसके ऊपर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने अपनी पावर जो है मालाफाइड इंटेंशन के साथ, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, अगर इस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाते हुए यूज करी है, तो वहां पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कायशराम मेघचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड इपूरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन 3 लैंडमार्क जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 72 के अंदर जो भी प्रेसिडेंट को पावर दी गई है दैट इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, पार्डनिंग पावर जो है वो ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही प्रैक्टिस करनी है। कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में भी
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया था। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा स्पीकर शैल नॉट वेकेट ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। अब आप देखिए यहां पे ट्रेंड ये बन रहा है कि यूपीएससी ने बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्टली बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेटमेंट्स कॉपी पेस्ट कर दिए। अभी मैं आगे आपको और क्वेश्चंस दिखाऊंगा गवर्नर रिलेटेड, शेड्यूल 5 एरियाज रिलेटेड, वहां पे भी डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, स्टेटमेंट्स को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्पीकर जो होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस ऑफिस है और जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो वो ऑफिस में ही रहेंगे जब तक कि अगली लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन a member of Lok Sabha on being elected as speaker shall resign from the party immediately। देखिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो एलिमिनेशन से ही आपका वैसे तो आंसर आ गया, बट स्टिल हम देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट भी। स्पीकर जो होते हैं ही इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। ये यूके की प्रैक्टिस है कि वहां पे स्पीकर को रिजाइन करना पड़ता है। इंडिया में रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्पीकर की पोस्ट पर रहिए और अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करिए। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड by a resolution of Lok Sabha by majority of the then membership of the house with 14 days advance notice। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको स्पीकर को हटाना होता है 14 डेज एडवांस नोटिस देना है और मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबरशिप ऑफ लोकसभा से पास करवाना है। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड मेरे को कमेंट में बताएंगे आपका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, सो दैट I can help you better in the further videos। Fifth question, if any question arises whether a member of the house has become subject to disqualification under 10th schedule, the president's decision is final। गलत। हमें पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिटीजनशिप, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अगर इन सब ग्राउंड्स में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर इन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन का कोई क्वेश्चन उठता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो प्रेसिडेंट के पास एंटी डिफेक्शन के केस में पावर नहीं होती। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी गलत है। आर्टिकल 75 में 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड मेंशन्ड है। एंटी डिफेक्शन के जितने भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे ये वर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है। आंसर इज डी, neither one nor two। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ जाती है कि उन्होंने बोला ऑर्डिनेंस जो है वो किसी भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है। हमें नहीं पता कि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है या गवर्नर का ऑर्डिनेंस है, तो इस स्टेटमेंट में एक एम्बिग्विटी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा अभी साइड रखते हैं, मैं बताता हूं इसका आंसर मैंने कैसे निकाला। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रेज अ फंडामेंटल राइट, की एक ऑर्डिनेंस जो आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकता है। ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। पहली बात, ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर नहीं सकता। दूसरी बात, आर्टिकल 13 के अंदर ऑर्डिनेंस जो है लॉ की डेफिनेशन में आता है और कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स आपके लेगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो ऑर्डिनेंस आपके फंडामेंटल राइट्स तो नहीं ले सकता। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो 100% गलत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने थोड़ी देर के लिए साइड रखा था। मुझे समझ आया कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन बनाया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के नजरिए से बनाया, ना कि गवर्नर का ऑर्डिनेंस, क्योंकि तभी एलिमिनेशन से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि सेंट्रल एक्ट जो है वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस ही अमेंड कर सकता है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस नहीं कर सकता। एन ऑर्डिनेंस कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट, बैकडेट से आ सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर एक ऑर्डिनेंस सिविल मैटर के ऊपर है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट से आ सकता है। क्रिमिनल मैटर के ऊपर है तो ऑब्वियसली रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा आर्टिकल 20 के अंदर। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनवायरमेंट और पॉलिटी का मिक्सचर है, हल्के से इसमें टेढ़े फैक्ट्स हैं, तो मैं ये मानता हूं इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने या तो स्किप किया होगा या फिर गलत अटेम्प्ट हो सकता है किया हो, अनलेस यू हैव एक्यूरेट नॉलेज अबाउट इट। कह रहे अरुणाचल प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट। बिल्कुल सही बात है, ईटानगर जो है अरुणाचल की कैपिटल वो ईटा फोर्ट के आफ्टर नेम्ड है। एंड देयर आर 2 नेशनल पार्क्स इन अरुणाचल प्रदेश। यस, आपका नमदप्पा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी पेयर्स आर राइट, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर।
तो अगर आपको एक क्वेश्चन फैक्चुअली आता है तभी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। आपका हो गया कि सर अगर आर्टिकल 2 के अंदर हमें ब्रांड न्यू स्टेट बनानी होती है तो वहां पे तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, तो फिर नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बन नहीं सकता। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए ध्यान से। वो कह रहा है, उसने कहीं नहीं लिखा कि नागालैंड वॉज क्रिएटेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वो ये कह रहा है कि नागालैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे बना था, जो कि सुनने में सही लगता है। उसका रीजन है कि नागालैंड की एक कंडीशन थी कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। इसके लिए 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 पास किया गया, जिससे आर्टिकल 371 कैपिटल ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड, जहां पे टुएनसांग डिस्ट्रिक्ट और दूसरे प्रोविजंस नागालैंड के लिए क्रिएट करे गए। इट मींस कि जो सेकंड स्टेटमेंट है फैक्चुअली अगर देखें तो सही है कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसने ये नहीं बोला कि नागालैंड वाज क्रिएटेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नो, उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर नागालैंड बना, जो कि हमें अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया देखते हैं तो सही लगता है। इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, त्रिपुरा has become a centrally administered territory with states reorganization in 1956 and later a full-fledged state। बिल्कुल सही है। त्रिपुरा इनिशियली एक प्रिंसली स्टेट था, शेड्यूल सी के अंदर था। 7th अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया एंड लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेजेड स्टेट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो फैक्चुअली करेक्ट हैं। हाँ, यहां पे ये हो सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट में आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई हो एग्जाम में, आपने ऐसे इंटरप्रेट करा हो कि नागालैंड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया गया था। नहीं, यहां पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, तो हाँ 371 कैपिटल ए के बेसिस पे ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इजी क्वेश्चन था। कह रहे हैं इनमें से कितनी बॉडीज जो है, हाउ मेनी बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमें पता है इंटरस्टेट काउंसिल जो है 263 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रेजोल्यूशन से बनाई थी। और जोनल काउंसिल जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। तो आंसर हो गया ए ओनली वन, कि सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्वेश्चन 9 पॉलिटी से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर्स गवर्नर कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के प्रोविजंस में क्लियरली दिया हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट wherever he is required to act in his discretion। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। वो ये कह रहा है कि अगर विधानसभा विधान परिषद से एक लॉ पास हो गया तो प्रेसिडेंट उसे सीधा बोल देंगे लाओ ये मेरे पास ले आओ, विदाउट गवर्नर सेंडिंग द बिल टू हिम, कि गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल नहीं भेज रहे, प्रेसिडेंट ने खुद ही बोल दिया लाओ ये बिल मुझे दे दो। ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 200 और 201 को अगर साथ में पढ़ें तो जो प्रोसेस दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि पहले स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करेगा, गवर्नर के पास बिल जाएगा, गवर्नर कैन गिव असेंट टू द बिल, विदहोल्ड असेंट टू द बिल, गवर्नर कैन सेंड इट बैक फॉर द रिकंसिडरेशन, और गवर्नर कैन कीप इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 200 read together with आर्टिकल 201 क्लियरली शोज कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाएगा तो वो गवर्नर के थ्रू ही जाएगा। प्रेसिडेंट सीधा बिना गवर्नर के उस बिल को अपने पास नहीं बुला सकते। इफ वी रीड आर्टिकल 200 एंड 201 टुगेदर, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो गया ए ओनली वन। क्वेश्चन 10, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज इज गिवन इन डीपीएसपी। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 50 के अंदर जो डीपीएसपी है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कितने पेयर जो हैं सही मैच हुए हैं। पहला पेयर सही है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज, यस, आर्टिकल 51 कैपिटल ए में दिया हुआ है वर्बेटिम। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ये दिया हुआ है। तीनों पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, आंसर इज सी, ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 11,
फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, और मैंने बीच में एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था एग्जाम से 3 दिन पहले, जहां पे मैंने कहा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और शेड्यूल 5 और अमेंडमेंट, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अच्छे से पढ़ के आना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इस बार का अगर आप पेपर देखोगे 2025 का, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल 5 से ही है। द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन शेड्यूल 5 एरियाज एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। गलत। शेड्यूल 5 में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल 5 एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है, फिर भी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वहां पे एक्सटेंड होगी, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वहां पे खत्म नहीं होगी। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 5 ये बोलता है, अगर आप पैराग्राफ 2 को ध्यान से पढ़ेंगे, 2 और 3, तो वहां पे दिया हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि वो जो शेड्यूल 5 एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट को डायरेक्टिव इशू कर सकता है, लेकिन टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं ले सकता। आप में से कुछ लोग हो सकता है एग्जाम में ये लॉजिक लगा रहे हो कि सर आर्टिकल 356 के अंदर तो ऐसा हो सकता है, बट दैट इज फॉर एवरी एरिया। यहां पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल एरियाज की। तो इसे आर्टिकल 356 से हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 356 इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। यहां पे सिर्फ शेड्यूल 5 के जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनकी बात हो रही है, तो 356 को यहां पे हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक इंडिया ईयरबुक टाइप का क्वेश्चन था। कह रहा है नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, कॉयर बोर्ड और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन किसके अंदर आते हैं। ये बेसिकली तीनों ही पेयर जो है गलत मैच थे। इंडिया ईयरबुक टाइप का क्वेश्चन है कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, कॉयर बोर्ड एमएसएमई के अंदर, और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन काफी वर्बेटिम और डायरेक्ट क्वेश्चन था। कह रहा है कि आर्टिकल 368 के अंदर अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो कहां कहां पे हमें जो है स्टेट्स के रैटिफिकेशन की जरूरत होगी। आर्टिकल 368 के अंदर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है कि कहां कहां आपको स्टेट के रैटिफिकेशन की जरूरत होती है, और आप देखिए अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 368 बोलता है सिंपली कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, एनी पावर रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, 7 शेड्यूल जो आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर आपको इन एरियाज को अमेंड करना है तो आपको 50% ऑफ द स्टेट्स के रैटिफिकेशन की जरूरत है। मतलब कि फर्स्ट वाले को यस स्टेट की जरूरत है, सेकंड वाले को यस स्टेट की जरूरत है। आर्टिकल 368 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन अगर हमें चेंज करनी है तो स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 361 जो कि आर्टिकल 14 का एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वहां पे क्लियरली दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे विल नॉट बी आंसरेबल, और उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती टिल द टाइम दे आर इन ऑफिस। Members of state legislature are not liable for any proceedings in any court with respect to anything said in the house. MPs और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उन्हें आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंदर ये इम्यूनिटी दी गई है कि अगर वो हाउस के अंदर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी वोटिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोर्ट में कोई भी केस नहीं हो सकता। तो ऐसे में तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये थे आपके पॉलिटी के 14 क्वेश्चंस। मेरे को चैट में बताएंगे पेपर कैसा हुआ, और मेरे को बताएंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, सो दैट आई कैन पिक अप दोस टॉपिक्स एंड ट्राई टू सॉल्व दोस एरियाज विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस।